हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पीछे पढ़ा था हमने उसमें आप लोगों ने पढ़ा था डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, परमिएबिलिटी, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस तथा इम्बिबिशन। इन प्रक्रियाओं का जो फिजिकल प्रक्रियाएं हैं, इनकी भौतिक प्रक्रियाएं हैं, इनका प्लांट लाइफ में बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। और वो भी कहाँ, प्लांट वाटर के रिलेशन, यानी कि प्लांट वाटर रिलेशंस में इन प्रक्रियाओं का काफ़ी योगदान है। तो इन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पर आज हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो लेट्स वी स्टार्ट। जल जो है वो किसी भी जीवित कोशिका का मुख्य घटक है। अगर आप लोग देखें कि जल जो है वो पौधे में कहाँ से प्रवेश करता है, तो जैसा सभी आप लोग जानते हैं कि वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो पादप की रूट्स द्वारा किया जाता है और वाटर जाइलम द्वारा ऊपर की ओर ट्रैवल करते हुए शूट पोर्शन में पहुंचता है और वहाँ से लीव्स के अंदर पहुंचकर जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं उनके अंदर शामिल होता है। यहीं पर जो गैस एक्सचेंज का कार्य जो स्टोमेटा करता है, जिसके लिए गार्ड सेल्स जो हैं स्टोमेटा की, वो जिस समय टर्जिड होती हैं, यानी कि जब स्फीत होती हैं, उस अवस्था में स्टोमेटा खुलते हैं और ऐसी अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो पौधा है वो एनवायरनमेंट के साथ में करता है। और उसी के साथ में हीट जो है, उस हीट को कन्वर्ट किया जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में। और वाटर वेपर जो है वो स्टोमेटा से बाहर ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन के रूप में प्लांट की पत्तियों से बाहर एनवायरनमेंट में आ जाती है और एनवायरनमेंट से वापस कंडेंसेशन द्वारा जल जो है वो विभिन्न वाटर रिसोर्सेज के अंदर या सॉइल के अंदर वापस पहुंचता है। और ये वाटर साइकिल लगातार प्लांट और एनवायरनमेंट के अंदर चलता रहता है। अब पौधे के जीवन में जो वाटर है उसका क्या महत्व है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो पादप कोशिका है उसमें 80% से ज़्यादा जल की मात्रा होती है। और जल जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस के लिए एक एनवायरनमेंट प्रदान करता है, यानी कि मीडियम के रूप में वो काम में आता है। कोई भी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं सेल के अंदर होने वाली, वो किसके अंदर होती हैं? जल के अंदर होती हैं। तो दूसरा जो है वो प्लांट के अंदर टर्जिडिटी, और टर्जिडिटी या जो शीत है वो सेल्स के अंदर प्रत्येक जो सेल है वो स्फीति दाब के कारण से क्या रहती है, अपनी शेप साइज को बनाए रखती है। और शेप साइज को बनाए रखने के कारण से जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है प्लांट को वो मिलती है। तो यानी कि जो वाटर है वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है, यानी कि सपोर्ट प्रदान करता है, एक बल प्रदान करता है। गैस एक्सचेंज जो है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है एनवायरनमेंट के साथ में पादप द्वारा, वो केवल किस कारण से किया जाता है, यानी कि स्टोमेटा जो है उनको ओपन रखा जाता है। और उस स्टोमेटल ओपनिंग के लिए हमें आवश्यकता होती है कि जो गार्ड सेल स्टोमेटा की, वो गार्ड सेल किस कंडीशन में रहे? टर्जिड कंडीशन में रहे। और केवल टर्जिड कंडीशन में ही स्टोमेटा ओपन रहते हैं और गैस एक्सचेंज का काम होता है। दूसरा जो प्लांट का मुरझान है, यानी कि विल्टिंग है,
वो किसके द्वारा अवॉइड की जाती है? वो की जाती है अवॉइड जल की उपस्थिति के कारण से। वाटर जो प्लांट के अंदर लीफ सरफेस से इवेपोरेट हो रहा है, उस इवेपोरेशन को के साथ साथ में वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो कि टर्जिडिटी को बनाए रखता है और सपोर्ट करता है, जिससे पौधा विल्टिंग यानी कि मुरझाने की अवस्था के अंदर नहीं आता। यहाँ देखें, जब आप लोग यहाँ देखें कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन है सेल, फ्लैसिड कंडीशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में टर्जिड कंडीशन मिल रही है। तो यहाँ जब एनफ वाटर है यानी कि पानी पर्याप्त मात्रा के अंदर उपस्थित है, तो प्लांट सेल्स जो है वो टर्जिड है और प्लांट क्या नहीं है, मुरझाया हुआ नहीं है। दूसरी अवस्था के अंदर जब ये जो प्लांट है उसके अंदर पानी की मात्रा पर्याप्त नहीं है, ऐसी कंडीशन में पौधा क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। अब सॉइल वाटर अगर आप लोग देखें तो सॉइल वाटर जो है वो क्या है, सॉइल वाटर किस प्रकार से बनता है? सॉइल वाटर सॉइल के अंदर उपस्थित जो जल है वो घुलनशील अवस्था के अंदर सॉइल के अंदर उपस्थित रहता है। तो यहाँ जो सॉइल के अंदर वाटर है उसके सोर्सेज क्या होंगे? सबसे पहला, या तो आप उसको इरिगेशन यानी कि सिंचाई द्वारा उपलब्ध करवा रहे हैं सॉइल को, या दूसरा जो फैक्टर है, जो मुख्य फैक्टर है, वो प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा के द्वारा सॉइल के अंदर जल प्रवाहित हो रहा है। सरफेस के ऊपर कुछ सरफेस के ऊपर जल जो है वो बहकर निकल जाता है और वापस से जो वाटर रिजर्वायर्स हैं उनके अंदर पहुंचता है, जैसे लेक्स हैं या रिवर्स हैं या कैनाल्स हैं या पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, इनके अंदर पहुंच जाता है, या ओशंस के अंदर पहुंच जाता है, महासागरों के अंदर पहुंचता है। जबकि दूसरी तरफ जो सॉइल है वो सॉइल कुछ मात्रा के अंदर जल को अवशोषित करती है। यहाँ जिस समय जल जो है वो सॉइल के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो समस्त जो जल है वो सॉइल के अंदर नहीं रहता। इस जल के अंदर पौधों के लिए उपलब्ध केवल कुछ मात्रा के अंदर जल रहता है, बाकी शेष जो जल है वो सॉइल के अंदर नीचे की ओर जो गहरी परतें हैं उनके अंदर चला जाएगा। अगर मृदा जल के विषय में बात करें तो मृदा जल जो है मृदा विलयन भी कहलाता है, और मृदा जल के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल वाटर। तो ग्रेविटेशनल वाटर क्या है? जब खूब वर्षा होती है, अच्छी वर्षा हो जाए, उस अवस्था के अंदर मृदा अस्थायी रूप से क्या हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी इससे वाटर से, और जल जो है मृदा कणों के बीच में धीरे धीरे प्रवेश करेगा, और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जो जल है वो गहरी जो परतें हैं उनके अंदर पहुंचता जाता है। इसी वाटर को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल वाटर। क्योंकि ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो पौधों की रूट्स से दूर, काफ़ी दूर तक चला जाता है, इसलिए ग्रेविटेशनल वाटर को प्लांट ग्रहण नहीं कर पाता। और जब ग्रेविटेशनल वाटर इकट्ठा हो जाता है तो इस अवस्था को वाटर लॉग्ड कंडीशन कहते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब वाटर को पूरा नहीं सॉइल से खींच सकता, तो ऐसी अवस्था के अंदर वाटर जो है वो सॉइल के अंदर ऊपर ही उपस्थित रहता है, यानी कि उसका लंबे समय तक वो अगर रह जाए तो ये जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो वाटर लॉगिंग की कंडीशन उत्पन्न करता है।
दूसरा हमारे पास में हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो कोहेशन फोर्स के कारण से मृदा के जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, उन कोलोइड पार्टिकल्स के साथ में बंधा हुआ रहता है। तो ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, ये भी पौधों द्वारा ग्रहण बहुत कम मात्रा में किया जाता है, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक वाटर सामान्यतः जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनकी सरफेस के साथ में बाउंड होता है। कैपिलरी वाटर, केशिका जल। कैपिलरी वाटर जो है वो गुरुत्वाकर्षण जल के नीचे की परतों में चले जाने के बाद में मृदा के बीच के पार्टिकल्स के बीच में जो उपस्थित कैपिलरीज हैं, यानी कि केशिकाएं बनी हुई हैं, जो रिक्त स्थान अवकाश हैं, उनके मध्य के अंदर जो रह जाता है, इसे ही हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं। और प्लांट्स को ये जल ही मुख्यतः अवशोषण के अंदर काम में आता है। यानी कि जो सॉइल वाटर है उसमें से केवल जो मुख्य जल जो पौधा अवशोषित करेगा वो है कैपिलरी वाटर। फिर है हमारे पास में केमिकली बाउंड वाटर। कुछ जो सॉइल है, सॉइल के अंदर विभिन्न प्रकार के मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स के अंदर जो केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स के साथ, केमिकल्स के मॉलिक्यूल के साथ में, अणुओं के साथ में जो बंधित जल है वो केमिकली बाउंड वाटर कहलाता है। वाटर वेपर्स, यानी कि मृदा के अंदर कुछ मात्रा के अंदर जो वाष्प है, यानी कि जब हीट जो वो सॉइल में ट्रांसफर होगी तो इस कंडीशन के अंदर वाटर वेपर के रूप में बनेगा, और वाटर वेपर के रूप में बाहर सॉइल सरफेस के ऊपर आकर एनवायरनमेंट में वापस चला जाएगा। तो वाटर वेपर्स जो है वो भी प्लांट को अवेलेबल नहीं होते। अब प्लांट ग्रोथ के लिए अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से जल उसके काम में आएंगे। यहाँ अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट ग्रोथ को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ में एक जो टर्म है शुष्कता, यानी कि ड्रॉट, इसे आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा कि शुष्कता क्या है। शुष्कता सामान्यतः किसी भी सीजन का वो पीरियड है जिसमें प्लांट्स को सॉइल से वाटर अवेलेबल नहीं होता। ऐसी अवस्था के अंदर जो प्लांट है वो क्या कर जाता है, मुरझा जाता है। शुष्कता जो है वो दो प्रकार की होती है। एक शुष्कता होती है फिजिकल ड्राइनेस या फिजिकल ड्रॉट या फिजिकल ड्राइनेस। तो फिजिकल ड्राइनेस ऐसी अवस्था है जब सॉइल के अंदर वाटर उपस्थित ही नहीं है, यानी कि बारिश या किसी इरिगेशन के द्वारा सॉइल के अंदर वाटर नहीं पहुंचता है। ऐसी अवस्था के अंदर पौधे के लिए जल प्राप्त करना काफ़ी कठिन हो जाता है। दूसरी जो अवस्था है वो है कार्य की शुष्क अवस्था। अगर आपने जैसे कोल्ड डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा हो तो कोल्ड डेजर्ट्स ऐसे डेजर्ट्स है जहाँ जल जो है वो किसमें, आइस या स्नो के रूप में पाया जाता है। ऐसी अवस्था में जो जल है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, और सॉलिड स्टेट में जल को ग्रहण करना पौधे के लिए संभव नहीं होता। अब हम लोग देखें कि प्लांट्स के लिए अवेलेबल कौन सा वाटर। प्लांट्स के लिए जो वाटर अवेलेबल है वो केवल कौन सा वाटर अवेलेबल है, कैपिलरी वाटर, केशिका जल। यहाँ अगर आप लोग देखें तो ग्रेविटेशनल वाटर के नीचे की परतों में जाने के बाद में एक कंडीशन निर्मित होती है जिसे फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। फील्ड कैपेसिटी क्या है? फील्ड कैपेसिटी
यानी कि भूमि में प्रवेश करने वाले जल की मात्रा मृदा में 3 प्रकार से विन्यासित होती है। आर्द्रताग्राही हाइग्रोस्कोपिक, केशिका और गुरुत्वीय जल यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर। गुरुत्वीय बल द्वारा जो अतिरिक्त जल है वो लोअर सरफेस के अंदर चला जाता है। इसके पश्चात जितना पानी इसमें बचेगा, सॉइल के अंदर बचेगा, उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, फील्ड कैपेसिटी, यानी कि किसी भी सॉइल की जल धारण क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फील्ड कैपेसिटी। परिभाषा अगर देखें तो मृदा के यूनिट यानी कि पर यूनिट जो शुष्क भार है या ड्राई वेट है, उसके द्वारा ग्रहण किए जाने वाला वो मैक्सिमम वाटर जो किसी ड्राई सॉइल की यूनिट भार द्वारा या इकाई भार द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, उसे ही वाटर की यानी कि फील्ड या सॉइल की फील्ड कैपेसिटी कहा जाता है। जबकि जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो कंप्लीट उससे निकल चुका हो, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर दैट कैन रिमेन इन द सॉइल आफ्टर एग्जिट ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर। अब सॉइल वाटर और उनके साथ में जो संबंध हैं, जैसे यहाँ आप लोग देखें तो हमारे पास में कंबाइंड वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर जो कि लोअर सरफेसेस के अंदर जा रहा है, कंबाइंड वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कैपिलरी वाटर, ये 4 प्रकार के जल। प्रेसिपिटेशन होता है, वाटर रन ऑफ करता है, सरफेस के ऊपर चलता है और रिजर्वायर्स के अंदर पहुंचता है। ग्रेविटेशनल वाटर सॉइल सरफेस के अंदर से नीचे की लोअर सरफेसेस के अंदर पहुंचता है। इसी प्रकार से कैपिलरी वाटर जो है वो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके इंटरसेल्युलर स्पेसेस के अंदर फंसा हुआ रहता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो जल के द्वारा जल जो है वो सॉइल पार्टिकल्स द्वारा बांध लिया जाता है उसे, यानी कि सॉइल पार्टिकल के सरफेसेस के ऊपर जो जल उपस्थित है उसे हम बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और कंबाइंड वाटर यानी कि केमिकली बाउंड वाटर, जो केमिकल्स के साथ में बद्ध रूप में पाया जाता है। जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाता है, वाटर टेबल के अंदर, और इसे ही हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, जिसको कि हम लोग हैंड पंप इत्यादि जो हैं इनके द्वारा सरफेस के ऊपर निकालते हैं। तो ग्राउंड वाटर तक जो सॉइल है उसके अंदर जो रूट्स हैं वो पहुंचना संभव नहीं होता, तो ग्राउंड वाटर से या वाटर टेबल से पौधे जल को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत गहरी जो परतें हैं उसके अंदर स्थित होता है। अब जल को इकोलॉजिकल यानी कि पारिस्थितिकी रूप से हम लोग बांटते हैं। सबसे पहला होलार्ड, यानी कि सॉइल के अंदर टोटल जो वाटर प्रेजेंट है उसे बोला जाता है होलार्ड। फिर चेसार्ड या चेसार्ड, ये वो वाटर है जो पौधों को अवेलेबल होता है। इकार्ड यानी कि वाटर नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स, जो जल पौधों को प्राप्त नहीं होता और सॉइल में प्रेजेंट रहता है उसे इकार्ड कहा जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर्स टू प्लांट, यानी कि प्लांट्स को जो वाटर अवेलेबल होगा वो केवल कैपिलरी वाटर होगा, और कैपिलरी वाटर की अमाउंट जो है वो साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी। अगर सॉइल पार्टिकल के साइज के आधार पर देखें तो हमारे पास में जो अलग अलग सॉइल पार्टिकल हैं उनके आधार पर अलग अलग सॉइल बोल हम लोग नाम देते हैं, जैसे कोरस सैंड, मोटी रेत। एक्चुअल साइज जो है इसका जो इसका डायामीटर है
mm के अंदर 0.2 to 2 mm साइज होता है पार्टिकल का। फाइन सैंड के अंदर 0.02 to 0.2 mm साइज, और सिल्ट जो है टू स्मॉल टू सी, यानी कि इसको देखना असंभव है इसके पार्टिकल्स को। 0.002 mm टू 0.02 mm तक का साइज होता है। क्ले, ये जो चिकनी मिट्टी है, इसमें बहुत ही ज़्यादा बारीक जो कण हैं वो पाए जाते हैं, लेस देन 0.002 mm। जो साइज ऑफ ग्रेवल और स्टोन्स है वो 2 mm से ज़्यादा होता है। कोरस और फाइन सैंड के अंदर बहुत ज़्यादा पोरोसिटी होती है, यानी कि इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। क्ले सॉइल के अंदर जो कैपिलरी सिस्टम है उसके बढ़ने की काफ़ी संभावनाएं होती हैं, और इनके बीच में एयर बहुत ही कम पाई जाती है। तो इस कारण से ये जो जल है ये फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल है, क्योंकि इसके अंदर रूट्स के रेस्पिरेशन के लिए एयर नहीं बचती। इस कारण से यहाँ जो रूट्स हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। तो क्ले के अंदर, यानी कि क्ले सॉइल में वाटर लॉगिंग की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। सिल्ट सॉइल जो है वो सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल के बीच की सॉइल है। डॉम सॉइल यानी कि दोमट मिट्टी, सैंड, सिल्ट और क्ले सॉइल की का जो मिक्सचर है उसे ही हम लोग दोमट मिट्टी कहते हैं। और इसके अंदर जो सॉइल का एरेशन है, यानी कि वातन है, जो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो पौधों के लिए सबसे अच्छी होती है। लोम सॉइल प्लांट ग्रोथ के लिए, यानी कि दोमट मिट्टी जो है वो पौधे की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।